चलो, हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ सीए फाइनल एफआर का एबीसी एनालिसिस मे 22 एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करूंगा और साथ में मटेरियल और रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो भी आपको बताऊंगा। एंड साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से, ताकि आप लास्ट मोमेंट में कम टाइम में मेजर क्वेश्चंस कवर कर पाएँ जिसमें सारे टॉपिक्स आपके आ जाएँ। तो इस वीडियो में अपन ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन एबीसी एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। एफआर पेपर नंबर 1, ये जो आपका पेपर है, इस पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हैं वो 115 मार्क्स के अराउंड आते हैं और थियरी क्वेश्चंस 5 से 10 नंबर के मैक्सिमम आते हैं, जो जनरली तो 5 नंबर का ही वेटेज होता है और 10 नंबर तक आ जाते हैं। जैसे आप स्टडी मैट में देखेंगे तो 300-400 के लगभग आपको थियरी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पर उनका ज़्यादा वेटेज नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एफआर में सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे फोकस रहना है। इसके बाद देखिए मटेरियल एंड रिसोर्सेज आपको क्या क्या फॉलो करने हैं एफआर को प्रिपेयर करते टाइम। तो सबसे पहले कंसेप्ट नोट्स आपको फॉलो करने हैं। जिन्होंने भी क्लास ली उनको मैंने क्लास में नोट डाउन कराए हैं और वही कंसेप्ट नोट्स मैंने वेबसाइट पे फ्री रिसोर्सेज में अपलोड करवा दिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने क्लास वगैरह नहीं लिए, आप डायरेक्टली वेबसाइट से कंसेप्ट नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा और वो पढ़ लीजिएगा। वो कंसेप्ट नोट्स अराउंड 200 पेजेस के हैं और 200 पेजेस में पूरी की पूरी एफआर आपकी कवर है। टोटल एफआर के जितने भी कंसेप्ट है सारे मैंने उसमें दे रखे हैं आप लोगों को। तो वो कंसेप्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं और क्वेश्चन बैंक जो मे 22 का एडिशन अभी मैंने निकाला था वो वाला एडिशन आपको फॉलो करना है, मे 22 का क्वेश्चन बैंक। इसके अलावा रिवीजन वीडियोस जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो आपको फॉलो कर लेने हैं। कुछ चैप्टर्स के मैंने रिवीजन वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ए कैटेगरी वाले, कुछ और अपलोड कर दूंगा। और जिनके रिवीजन वीडियो नहीं है उनके आप लास्ट टाइम जो मैंने रिवीजन मैराथन डाले थे उसमें मैंने कवर करवा रखे थे, वो आप देख लीजिएगा। अभी अपन डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे तो मैं वापस से आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर्स आपको कहाँ से क्या फॉलो करने हैं। एक बार नोट्स का मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए वेबसाइट अपनी air1ca.com, इसमें फ्री रिसोर्सेज में सीए फाइनल में आप चले जाना। यहाँ पे एफआर के अंदर आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे। ये कंसेप्ट नोट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप यहाँ से रेफ़र कर लीजिएगा। तो ये मटेरियल आपको एफआर के लिए रेफर करना है, मेरे कंसेप्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक और रिवीजन वीडियोस। क्वेश्चन बैंक मे 22 एडिशन वाला, जिन स्टूडेंट्स के पास पिछला वाला क्वेश्चन बैंक है लास्ट अटेम्प्ट वाला, तो आप लोग वो फॉलो कर लीजिएगा। साथ में एडिशनल क्वेश्चन जो मैंने दिसंबर के एग्जाम के टाइम पे टेलीग्राम पे शेयर करे थे वो एडिशनल क्वेश्चन और रेफर कर लेना जिनके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है। जो नया क्वेश्चन बैंक ले चुके हैं मे 22 वाला, आप लोगों को और कुछ भी नहीं करना, बस अब की बार वाली आरटीपी आप देख लीजिएगा। बाकी जो करंट आरटीपी है उसमें तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलता है जनरली। तो जिनके पास नया क्वेश्चन बैंक है वही करना। जिनके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है तो पुराने क्वेश्चन बैंक के साथ दिसंबर 21 में जो एडिशनल टेलीग्राम पे शेयर किए थे वो साथ में आप रेफर कर लीजिएगा। और दिसंबर 21 के जो एडिशनल है टेलीग्राम का, जो AIR1CA गाइडेंस एंड नोट्स वाला ग्रुप है, वहीं से निकाल लेना। उसके लिए मुझे बार बार मैसेज मत करना क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए अब एबीसी एनालिसिस में आ जाइए। एबीसी एनालिसिस में देखिए सबसे पहले कैटेगरी ए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके होते हैं। कैटेगरी ए में सबसे पहले इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको प्रिपेयर करना है। जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर का नंबरिंग लिखी है उसी सीक्वेंस में आप रिवाइज कर लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ना है। इसके बाद इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर करना है। देन आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर प्रिपेयर करना है, जिसमें भी मेजरली आपका इंड एस 110 सब्सिडरी की अकाउंटिंग वाला होता है। बाकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका एक कैटेगरी का चैप्टर है। और इस बार मान के चलिएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। मतलब 15-20 नंबर का तो आएगा ही आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरा एस्टिमेट बोलता है उसके अकॉर्डिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से आप प्रिपेयर करिएगा। इसके बाद इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट आपको करना है। देन इंड एस 115 रेवेन्यू, इंड एस 116 लीजेज, और उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस
वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस तो क्या है बाकी सब इंडेस के मिक्स करके डाले हुए हैं, जैसे इंडेस 16 और 40 का एक मिक्स करके डाला हुआ है, इंडेस 109 का कुछ मिक्स करके डाला हुआ है। तो ये चैप्टर अपन नहीं बोल सकते कोई अलग से चैप्टर है, बाकी इंडेस के मिक्स करके क्वेश्चन है इसके अंदर 10 के लगभग, 8-10 के लगभग, वो एग्जाम में जनरली एक देखने को मिल जाता है। या फिर शेड्यूल 3 के जो बैलेंस शीट करेक्ट करने वाले 2-3 क्वेश्चन हैं उनमें से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो एनालिसिस ऑफ एफएस जो आपका चैप्टर है ये भी आपका ए कैटेगरी में आता है। इसके बाद इंडेस 36 इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, ये चैप्टर भी आपका ए कैटेगरी का है। और लास्ट 9th जो आपका चैप्टर ए कैटेगरी में आता है वो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 9 चैप्टर्स या 9 इंडेस अगर अपन बोलें तो ए कैटेगरी के इंडेस है। इनको आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्योंकि 75 to 80 मार्क्स का एग्जाम में वेटेज रखने वाले हैं। अगर आपने ये इंडेस भी ढंग से कर लिए तो पास होने का क्राइटेरिया आपका यहीं पे निकल जाएगा, क्योंकि 75 से 80 नंबर के एग्जाम में आपको आराम से देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये 9 के 9 चैप्टर्स, आपको इनके लिए क्या करना है, इनके लिए रिवीजन वीडियो जरूर सुन लेना। रिवीजन वीडियो में देखो 109 का मैंने पूरा डिटेल्ड रिवीजन वीडियो नया वाला डाल दिया है, नए बैच का 115 का मैंने डाल दिया है, 116 का डाल दिया है, और 102 का मैं 1-2 दिन के अंदर ही डाल दूंगा, रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन और CFS का भी एग्जाम से पहले मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगा नया रिवीजन वीडियो। अगर नया नहीं आता है तो पहले जो मैंने पिछली बार रिवीजन मैराथन लिया था उसमें मैंने रिवाइज करवाया था, वो आप कर लीजिएगा। तो ये आपके ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं इनके मोस्टली के मैंने रिवीजन वीडियो नए वाले डिटेल डाल दिए हैं और बाकी भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो रिवीजन वीडियो एटलीस्ट 2-3 बार आप इनके जरूर सुनना ए कैटेगरी वालों के। इसमें आपका टाइम इन्वेस्ट करना है, कोई आपका खर्चा नहीं है, फ्रीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कुछ अभी डाल दिए हैं, कुछ और इंडिया सब इसमें डाल दूंगा न्यू वाले में। तो ये रिवीजन वीडियो आपको सुनने हैं। और जिन चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो नए वाले नहीं है उनके पुराने वाले सुन लेना जो मैंने पहले डाले थे। मैराथन जो ली थी 5 और 4 घंटे की 2 मैराथन, इनमें मैंने कवर करवाए हुए थे, जिनके वीडियो नहीं डाले अभी नए वाले, क्योंकि कुछ चेंजेस तो है ही नहीं, तो वो आप सुन लीजिएगा। तो रिवीजन वीडियो जरूर सुनना, उससे कंसेप्ट आपके रिवाइज होंगे। फिर आप कंसेप्ट नोट्स पढ़ लेना जो वेबसाइट से आप डाउनलोड करके प्रिंट ले लेंगे। और क्वेश्चन बैंक आपको करना ही है May 22 वाला। क्वेश्चन बैंक में मैं आपको बता दूं मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं इस बार क्वेश्चन बैंक में, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये मैंने ऑलरेडी बताया, सिर्फ वॉल्यूम 1 जो है वो आपके लिए रेलिवेंट एग्जाम के लिए। वॉल्यूम 2 में सिर्फ थियरी क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो कि एग्जाम में 5 नंबर के राउंड का वेटेज रखेंगे। किसी के पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है उसको पढ़ना ही है वो पढ़िएगा, बाकी वॉल्यूम 2 को साइड में उठा के रख देना। वॉल्यूम 2 में कोई फिक्स नहीं है कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा, बस एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, वो भी 5 नंबर के लगभग। तो सिर्फ वॉल्यूम 1 पे आपका फोकस होना चाहिए। तो जब भी मैं क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा हूं तो May 22 एडिशन वॉल्यूम 1 की बात कर रहा हूं। तो आपको ए कैटेगरी में रिवीजन वीडियो, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक अच्छे से कर लेना है। तो ए कैटेगरी में आपके 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट, लीजेज, रेवेन्यू, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स और आपका CSR। अब आ जाइए बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी में मैंने 10 इंडेस डाले हैं। ये 10 इंडेस आपके बी कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला है इसमें इंडेस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें भी इसी सीक्वेंस में आप फॉलो करिएगा, रिवीजन के टाइम पे यही सीक्वेंस आप रखिएगा। सबसे पहले PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकंड इंडेस 38 इंटेंजिबल असेट्स, इसके बाद इंडेस 23 बोरोइंग कॉस्ट, इंडेस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, इंडेस 12 इनकम टैक्सेस, इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट, इंडेस 33 EPS, इंडेस 41 बायोलॉजिकल असेट्स, इंडेस 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये 10 इंडेस आपके बी कैटेगरी के इंडेस हैं और ये एग्जाम में 25 मार्क्स के अराउंड का वेटेज रखने वाले हैं। और बी कैटेगरी के इंडेस के लिए आप कंसेप्ट नोट्स पढ़ेंगे और सिर्फ क्वेश्चन बैंक करेंगे, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक। और बी कैटेगरी वालों में रिवीजन वीडियो जो लास्ट वाला जो मेरा मैराथन था बी कैटेगरी वाला बिल्कुल सेम है, वही आप देख लीजिएगा बी कैटेगरी वाले इंडेस के लिए, क्योंकि इनका भी रिवीजन वीडियो बी कैटेगरी में नए नहीं आएंगे, कुछ आएंगे तो मैं अपलोड कर दूंगा। ए कैटेगरी के जो 2-3 बाकी हैं जैसे 102 तो मैं 1-2 दिन में ही करवा दूंगा और बिजनेस कॉम्बिनेशन CFS भी मैं कोशिश करके अप्रैल तक अपलोड कर दूंगा। बाकी बी कैटेगरी में आप पिछले वाले जो थे लास्ट टाइम जो मैंने मैराथन ली थी उससे आप रिवाइज कर लीजिएगा बी कैटेगरी को। और इसमें कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक आपको देखना है। 25 मार्क्स तक का ये वेटेज है। तो अगर हम देखें तो ए और बी कैटेगरी अराउंड 100 मार्क्स का आपका पेपर कवर कर लेगी आउट ऑफ 125 मार्क्स पेपर। चलिए अब कैटेगरी सी में आ जाइए। कैटेगरी सी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कैटेगरी सी को भी। 4 मैंने यहाँ पे स्लॉट बनाए हैं कैटेगरी सी में, तो इन्हीं स्लॉट्स वाइज आप कैटेगरी सी को भी कवर कर सकते हैं। कैटेगरी सी में अगर आप करेंगे तो सबसे पहले इंडेस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल करिएगा। देन इंडेस 10 आपको करना है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, इंडेस 37 प्रोविजंस, इंडेस 8 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इनको करिएगा, क्योंकि इस बार जो थियरी का
क्वेश्चन है वो आने के चांसेस इन्हीं में से रहेंगे अगर आएगा तो, जो मैंने पहले 5 यहाँ पे इंडेस लिखे हैं कैटेगरी सी में। इसके बाद इंडेस 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, इंडेस 30 फॉर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। इसके बाद कैटेगरी सी में थर्ड प्रायोरिटी पे आपको रखना है फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, और लास्ट आपको इसमें रखना है इंडेस 101 ट्रांजिशन वाला, इंडेस 2 इन्वेंट्रीज और इंडेस 24 रिलेटेड पार्टीज। कैटेगरी सी जो है वो 20 to 25 मार्क्स का एग्जाम के लिए वेटेज रखती है, और कैटेगरी सी को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा, इसमें नोट्स वगैरह भी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करके जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट समझते हैं एबीसी एनालिसिस को कि भाई ए कैटेगरी में जो बता दिया बस उससे पेपर आएगा या फिर बी कैटेगरी से आ जाएगा, सी कैटेगरी तो फालतू होती है। तो जो ऐसी माइंडसेट रख के आता है वो स्टूडेंट ध्यान से सुन ले, एबीसी का मतलब ये नहीं है कि सी कैटेगरी से कुछ आएगा ही नहीं। एबीसी का मतलब है जो कोर्स है उसको डिवाइड किया गया है इस तरीके से कि ए कैटेगरी में अपन क्रीम वाले चैप्टर उठा लें जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं और कम टाइम लेंगे रिवाइज करने में, और सी कैटेगरी में ज़्यादा चैप्टर्स आ जाएं जो कम मार्क्स के एग्जाम में वेटेज रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सी कैटेगरी भी एग्जाम में आती है, तभी यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं 20 से 25 मार्क्स। तो 125 नंबर के पेपर में सी कैटेगरी भी 20 से 25 नंबर का वेटेज रखेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सी कैटेगरी को कंप्लीटली अपन छोड़ दें कि कभी आएगी नहीं, आएगी 20 से 25 नंबर की, लेकिन इसका ये मतलब है कि पहले आप ए कैटेगरी के चैप्टर को रिवाइज करने बैठो जो 75 से 80 नंबर के आएंगे, और वो 9 चैप्टर हैं, बहुत ईजी हैं, जो रिवीजन वीडियो में भी मैंने आपको समझाए हैं। मैं हमेशा एफआर में ये बोलता हूँ जो ए कैटेगरी है वो सबसे ईजी है एफआर की, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो उनको अच्छे से करो। उसके बाद फिर आप बी कैटेगरी को करो और फिर सी कैटेगरी पे जाओ, यानी जिसके पास टाइम हो वो पूरे इंडेक्स करो, जिसके पास टाइम नहीं हो वो पहले ए कैटेगरी को करो, टाइम खत्म हो जाए तो वहीं रुक जाओ, टाइम है तो फिर बी कैटेगरी पे जाओ, और फिर भी टाइम है तो सी कैटेगरी पे जाओ। यानी हमें बस सीक्वेंस प्रॉपर रखना है। एबीसी एनालिसिस का मतलब है किस सीक्वेंस में रिविजन करना है। एबीसी का ये मतलब नहीं है सिर्फ ए पढ़ के छोड़ दो, यानी कोई स्टूडेंट अब जो 1 महीने अभी प्रिपरेशन चालू करेगा तो उसके लिए तो बस एक ही तरीका पड़ता है कि वो ए और बी करके चला जाए या सिर्फ ए करके चला जाए, हो सकता है कि किस्मत बन जाए और वो पास हो जाए। तो ये बात माइंडसेट में फोकस में रखिएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है सी कैटेगरी में क्वेश्चन देखेंगे सर ये तो एग्जाम में आ रहा है सी कैटेगरी में डाल दिया। भाई सी का मतलब ये थोड़ी ना वो एग्जाम में नहीं आएगा। सी का मतलब ये है कि देखो इतने सारे इंडेक्स है सी में, आप एक बार खुद देख लो, इसमें से 20-25 नंबर का आएगा और इसमें आप टाइम दो, उससे अच्छा है ए और बी को ज्यादा टाइम दो, इसमें टाइम बचे तो टाइम दीजिएगा। समझ में आ गई होगी आपको इतनी बात। चलिए एक बार मैं वापस से एबीसी एनालिसिस वापस से दिखा देता हूँ एंड देन आगे की बात अपन डिस्कस करते हैं। एफआर में ए कैटेगरी में सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, इंडेक्स 102, 115, 116, एनालिसिस ऑफ एफएस, इंडेक्स 36, इम्पेयरमेंट, सीएसआर 75 to 80 मार्क्स। कैटेगरी बी में पीपी, इंटेंजिबल एसेट, बोरिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग सेगमेंट, इनकम टैक्सेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, गवर्नमेंट ग्रांट, ईपीएस, बायोलॉजिकल एसेट्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला 25 मार्क्स के अराउंड आपके रहेगा। और कैटेगरी सी में बाकी सारे इंडेक्स जो 20 से 25 नंबर के रहेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं एफआर का जब एग्जाम में आप पेपर लिखेंगे। ये मैं हर बार बताता हूँ, बट उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट है ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं और एग्जाम में मार्क्स करते हैं। जब कॉपी आती है तो बोलते हैं सर यहाँ पे मार्क्स क्यों नहीं दिए गए। तो उसके लिए ये टिप्स आपके काम में आएंगी। ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो ये मान लीजिए कि 10 नंबर का इंप्रूवमेंट तो डायरेक्टली इन टिप्स को फॉलो करने से आपका पेपर में आ जाएगा। सबसे पहली चीज है कि आपको एफआर में जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2-3 लाइन आपको इंडेक्स का रेफर करके देनी है। जैसे कि मान लीजिए इंडेक्स 115 में कोई ट्रांजैक्शन प्राइस निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आपको ट्रांजैक्शन स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस 10,000 रुपये, बस काम खत्म। वो समझते हैं सॉल्यूशन हो गया, 8 नंबर का है तो 8 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एज पर इंडेक्स 115 रेवेन्यू। ये ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब ये होता है और इसे हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करते हैं या नहीं मानते, जो भी उसका प्रोविजन, जो भी कंसेप्ट में मैंने लिखवाया हुआ है। यानी जो आप मेरे कंसेप्ट नोट्स पढ़ोगे ना, उसमें जिस लैंग्वेज में मैंने लिखा है बस वो लिखना है। यहाँ पे कुछ रटना नहीं है एफआर में आपको, बस वो लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में 1-2 लाइन में आपको उसका प्रोविजन लिख देना है। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। कोई भी इंडेक्स से क्वेश्चन आए, मान लो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल वही लाइन लिखिए कि कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, हम स्प्लिट करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट और फिर कैलकुलेशन करिए, क्योंकि 1 नंबर वो लाइन लिखने का भी होगा। इस वजह से एफआर में मार्क्स करते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं जो आईसीआई बनाता है। अब इसका मतलब ये है कि सर आईसीआई ने टेबल में बनाया तो हम भी टेबल में बनाएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग बनाइए, बस आईसीआई की कैलकुलेशन, आईसीआई ने जो अमाउंट कैलकुलेट करें वो आपके सोल्यूशन में आ जाने चाहिए। दूसरा डाउट इसमें ये होता है कि वर्किंग नोट कब बनाएं, तो बैलेंस शीट बना रहे हैं तो पहले वर्किंग नोट बनाएं फिर बैलेंस शीट बनाएं, या पहले बैलेंस शीट बनाएं फिर वर्किंग नोट बनाएं, कहीं पे भी बनाओ, पूरे सोल्यूशन में बस मिल जाना चाहिए एग्जामिनर को जो भी आईसीआई ने कैलकुलेट करी है चीजें। कहीं पे भी बनाओ, चाहे स्टार्टिंग में बनाओ, चाहे बीच में बनाओ, चाहे एंड में बनाओ, वो आपकी मर्जी है, बस पूरा सोल्यूशन होना चाहिए। इसके बाद थर्ड चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे तो कोई भी लाइन वगैरह मत बनाइए, ना ही लेजर अकाउंट बनाते समय, ना ही बैलेंस शीट बनाते समय, ना ही P&L बनाते समय। कुछ लोग स्केल लेके बैठ जाएंगे और प्रॉपर लाइनें बनाने बैठ जाते हैं 3 घंटे के पेपर में, बस वो लाइनें बनाते ही रह जाते हैं पेपर में और पेपर छूट जाता है, फिर एग्जाम से बाहर आके रोते हैं हमारा पेपर नहीं हुआ। तो ये लाइनें वगैरह बनाना छोड़ो, ये 11th क्लास नहीं है, सीए फाइनल है, सिर्फ कंटेंट के मार्क्स होते हैं, इन चीजों के मार्क्स नहीं होते हैं फॉर्मेट के। इसके बाद देखिए जो पर्टिकुलर्स कॉलम होते हैं, जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो करंट एसेट्स को आप सीए लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पीपी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिकल लाइफ में पूरा डिटेल में लिखना होता है। ये एग्जाम है, एग्जाम में सिर्फ अमाउंट के फिगर्स के मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, तो आप शॉर्ट फॉर्म यूज में लीजिए तभी पेपर अटेम्प्ट होगा, अदरवाइज लेंथी पेपर आ गया तो बस यही कहते रह जाओगे 70-80 से ज्यादा का नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म यूज में लेनी है, अमाउंट एकदम क्लियरली लिखनी है। तो अमाउंट से मैंने अगला पॉइंट बनाया है कि जो अमाउंट या यूनिट जो भी आप कैलकुलेट करेंगे उनके फिगर्स को एकदम क्लियरली मेंशन करना है। ये चीज मैं इतनी बार बताता हूं, उसके बाद भी स्टूडेंट्स ऐसे एकदम अलग ही बीच में घुसा के अमाउंट लिखते हैं कि दिखे ही ना एग्जामिनर को। आजकल वैसे ही ऑनलाइन कॉपी चेक होने लग गई, आधे से ज्यादा एग्जामिनर 50-60 साल के हैं बेचारे, उनके वैसे चश्मा लगा हुआ है और इतनी उम्र में वैसे ही आंखें खराब हो जाती हैं, कुछ दिखता है नहीं बेचारों को। तो आप इतना अंदर घुस घुस के मुसा के उसको लिखोगे, कुछ नहीं दिखने वाला, गए मार्क्स। फिर आप सजेस्टेड से मैच करोगे, सर मेरा आंसर मैच हो रहा है, आईसीआई गलत चेकिंग करता है। आईसीआई क्या करे, उसके एग्जामिनर बेचारे देखेंगे कहाँ आपने फिगर ऐसा लिखा। आप एकदम खुला खुला लिखो, कॉपी में 2-2 लाइन का गैप दो ना, एक्स्ट्रा शीट लो, आपने 3000 रुपए की एग्जाम फीस भरी है, क्यों भरी है, कि आप वहां पे एडिशनल कितनी भी कॉपी ले सकते हो। ऐसा तो ऐसे बोल नहीं रहा कि एक एडिशनल कॉपी लोगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, कितनी भी एक्स्ट्रा कॉपी लो। मैंने जब मेरे एग्जाम दिए थे तो 5-5, 6-6 एडिशनल कॉपीज ली थी मैंने, क्यों, पूरा खुला खुला लिखा था। एग्जामिनर की नजरों में एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको सुकून मिले बेचारे को, उसकी एज के अकॉर्डिंग वो बेचारा दुखी हो जाता है आप लोगों की कॉपी चेक करके। उसको खुली खुली कॉपी लिख के दो कि वो भी आपको आशीर्वाद देगी, यार इस बच्चे ने कितने अच्छे से कॉपी लिखी है कि मैं आराम से चेक कर पा रहा हूँ। तो वो आराम से चेक तभी कर पाएगा जब आप अच्छे से लिखेंगे। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं फिगर्स में भी कर्सिव राइटिंग ढूंढ लेते हैं, 25,000 लिखना होगा, पता नहीं ऐसे लिखेंगे 28,000 दिख रहा है वो। तो कर्सिव राइटिंग लिखो लेकिन फिगर्स तो ढंग से लिख दो भाई, तो फिगर्स एकदम अच्छे से लिखने हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होना जाना। फिर कितना ही सही अमाउंट करके आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एटलीस्ट थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दो। हम पूरी अच्छे से पता नहीं क्या क्या टेबल बना देंगे, लेकिन जब अमाउंट लिखने की बारी आएगी कुछ भी लिख के आते हैं। इसके बाद आगे चलिए, नरेशन जो है आपकी जनरल एंट्री में लिखनी है नहीं लिखनी, बहुत बच्चों की क्वेरी आती है। एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दे नरेशन की कोई जरूरत नहीं है तो मत लिखिए नरेशन, लेकिन एग्जाम में कुछ नहीं बोला हुआ नरेशन लिखनी है नहीं लिखनी, तो एंट्री के नीचे बीइंग कर दीजिए, बीइंग करके डैश छोड़ दीजिए, बस यही करनी होती है। ये ट्रिक होती है, मैंने मेरी सर्टिफाइड कॉपीज के वीडियो बना के डाले हुए हैं, वहां पे भी मैंने दिखाया हुआ है। आप बीइंग करके छोड़ दीजिए, बस बीइंग करके, मतलब सामने वाले को समझ में आ जाए हाँ नरेशन जानता है बच्चा नरेशन क्या होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे बीइंग फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑन अमाउंट ऑफ दिस ऑन दिस डेट, पता नहीं 1 घंटा तो वो नरेशन लिखने में निकाल देते होंगे बेचारे। तो ऐसी चीज नहीं करनी है, हाँ स्मार्ट वर्क करना है, थोड़ा ध्यान से करना है। सीए फाइनल का एग्जाम है, कोई 11th क्लास का एग्जाम नहीं है। चलिए अब आगे, एबीसी एनालिसिस बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी। एबीसी एनालिसिस में वापस से बोल रहा हूँ, एबीसी का मतलब है प्रायोरिटी किसको देनी है। एबीसी का ये मतलब नहीं है सी कैटेगरी में से कुछ नहीं आएगा, कि बाद में आप लोग एग्जाम के बाद मैसेज करते हो सर 4 नंबर का सी में से आ गया आपका एबीसी एनालिसिस। भाई मेरा कोई एबीसी एनालिसिस नहीं है, सी का मतलब है इसमें से भी पेपर आएगा, लेकिन सी को लास्ट प्रायोरिटी पे करना, टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो, कि वो ज़्यादा आइटम है, उसके अंदर ज़्यादा इंडेक्स है और मार्क्स कम है। चलिए अब अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने आपको बताई दिए कंसेप्ट नोट्स, आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे फ्री रिसोर्सेज में। सीए फाइनल में चले जाइएगा, जो भी कंसेप्ट नोट्स थे हमारे FR SFM SCMP DT सब मैंने अपलोड करवा दिए हैं, सारे कंसेप्ट नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको May 22 एडिशन वेबसाइट से मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड एक बात और बता देता हूँ, FR का और SFM का क्वेश्चन बैंक अभी दूसरी बार आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले वापस ओपन करवा दिया था जब स्टॉक में आ गया था, बट अब वापस से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो 3-4 दिन के अंदर FR का क्वेश्चन बैंक वापस से आ जाएगा वेबसाइट पे, और वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट कर दूंगा। प्लीज उसके लिए बार बार मैसेज मत करना, क्योंकि आप लोग मैसेज करते हो कि सर कब आएगा, तो वो आ जाएगा 3-4 दिन में, वो जैसे ही आएगा मैं मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि ये रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं इररेलेवेंट, उनके आंसर देना बहुत मुश्किल होता है बार बार एक ही क्वेश्चन का इतने सारे स्टूडेंट्स को, तो वो आ जाएगा आप लोगों का।
अब आ जाइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, सीए फाइनल एफआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मे 22 एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने से पहले देख लीजिए, कुछ बातें जानना जरूरी है, सिर्फ यहीं पे ऐसा नहीं कि सर बस आ गए अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करने बैठ गए। पहले पूरी बात सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे जो आपको मार्क करवाऊंगा वो जो मेरा नया वाला क्वेश्चन बैंक है मे 22 एडिशन, सिर्फ उससे मैं मार्क करवाने जा रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद के मार्क करे हुए हैं, खुद के रिवीजन के टाइम पे आप लोगों ने मार्क करे हुए हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जाम में इन्हीं में से पेपर आएगा। इनका ये मतलब है कि आपको कम टाइम में जो मैक्सिमम कंटेंट है वो रिवाइज हो जाएगा और चांसेस होते हैं कि इसमें से आ जाए। जैसे लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, ऑलमोस्ट पूरा पेपर उसी में से आया। लेकिन इससे आप ये नहीं पता कर सकते कि फ्यूचर में भी इसी में से एज इट इज मिल जाएगा, वो कोई गारंटी नहीं है। बस इससे ये है मैंने ऐसे क्वेश्चन छाटे हैं कि आपके सारे टॉपिक इन क्वेश्चन से रिवाइज हो जाएंगे मिनिमम टाइम में। एफआर में लगभग 1100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 1100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने अराउंड 250-300 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट छाट के दिए हैं, जिसमें भी ए और बी कैटेगरी के तो सिर्फ 200 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। 200 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बड़ी बात है आप लोगों के लिए सॉल्व करना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यही डिस्क्लेमर है कि इनको बस आप आराम से देख सकते हैं, रिवाइज करने में कम टाइम में ये रिवाइज हो जाएंगे, पर इसकी ये कोई गारंटी नहीं है इसी में से आपको मिलेगा, बस इसमें सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन बैंक जो है नया वाला वो 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवा रहा हूँ वो सिर्फ वॉल्यूम 1 वाले करवा रहा हूँ। इसके पीछे रीजन पहले ही बता चुका हूँ। जो वॉल्यूम 2 है वो इररेलेवेंट है, 5 नंबर का उसमें से आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। तो जिसके पास ज़्यादा ही टाइम है तो वो कुछ भी पढ़ सकता है, उसकी तो कोई जिम्मेदारी है नहीं। लेकिन मैं वॉल्यूम 1 में से मार्क कराऊंगा, जिसमें से ऑलमोस्ट पूरा पेपर आपका आएगा। प्रैक्टिकल पार्ट जो है वॉल्यूम 1, क्वेश्चन बैंक का वॉल्यूम 1। इसी पर्पज से मैंने क्वेश्चन बैंक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वॉल्यूम 1 जो आपको पढ़ना होता है, वॉल्यूम 2 जो कचरा है जो साइड में रखना होता है एफआर के अंदर। तो वॉल्यूम 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एफआर के मे 22 एडिशन क्वेश्चन बैंक से। सबसे पहले कैटेगरी ए चैप्टर्स में देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताता जाऊंगा, उसमें भी जो सीक्वेंस मैंने आपका रिवीजन का बताया उसी सीक्वेंस से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन करें। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41। ये क्वेश्चंस आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के करने हैं। इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 32 और 35। इसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 28, 33, 40, 42, 43, 45, 46, 47 और 49। इसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट्स में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 14, 16, 21, 22, 25, 27 और 28। देन इंडेक्स 115 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47। इसके बाद इंडेक्स 116 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 13, 15, 16। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14। देन इंडेक्स 36 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27। CSR के अंदर क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17 और 19। ये ए कैटेगरी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि टोटल 139 क्वेश्चंस हैं। टोटल 139 क्वेश्चंस ए कैटेगरी में से आपको कर लेने हैं और ए कैटेगरी आपका 75 to 80 मार्क्स का कवरेज रखती है। इन 139-140 क्वेश्चन में आपकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स की कवरेज हो जाएगी, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। ए कैटेगरी के लिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने जो नए रिवीजन वीडियो डाले हैं वो सुन लीजिएगा, कंसेप्ट नोट्स जो मैंने डाल रखे हैं वो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक आपको करना है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आपकी ए कैटेगरी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अब आ जाइए बी कैटेगरी में। बी कैटेगरी के अंदर भी मैंने वही चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज ही मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 मे 22 एडिशन से। सबसे पहले इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17,
20, 22, 25, 26। देन इंडेक्स 38 में 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 20। इसके बाद इंडेक्स 23 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। देन इंडेक्स 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस में क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18। देन इंडेक्स 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स में 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20। देन इंडेक्स 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12। इंडेक्स 33 ईपीएस में क्वेश्चन नंबर 1, 4, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 24। इंडेक्स 41 बायोलॉजिकल एसेट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इंडेक्स 21 इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। तो टोटल आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बी कैटेगरी में बनते हैं 83, 139 ए कैटेगरी में, बी कैटेगरी में 83, यानी अराउंड 220 के लगभग आपके ए और बी कैटेगरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक से। देन इसके बाद कैटेगरी सी चैप्टर्स में भी मैंने वही सीक्वेंस के अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क करवाए हैं। क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 May 22 एडिशन। इंडेक्स 105 नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल में आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6। इंडेक्स 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में क्वेश्चन नंबर 1, 5, 8 और 10। इंडेक्स 37 प्रोविजन वाले में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 18। इंडेक्स 8 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड वाले में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6। इंडेक्स 1 प्रेजेंटेशन वाले में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। इंडेक्स 7 कैश फ्लो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 10, 12, 15। देन इंडेक्स 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8। इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर 8, 12, 13। इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट में क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7, 8, 9। इंडिया इसके बाद फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 और 3। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7। इंडेक्स 101 ट्रांजिशन में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5। इंडेक्स 2 इन्वेंट्रीज में क्वेश्चन नंबर 1, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20। इंडेक्स 24 रिलेटेड पार्टीज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7, 10 और 13। इस तरीके से कैटेगरी सी में टोटल 70 क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कैटेगरी सी जो आपको सबसे लास्ट में रिवाइज करनी है, इसमें आप ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देख लीजिएगा कैटेगरी सी के अंदर, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। तो इस तरीके से आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 292 के अराउंड हो जाते हैं पूरी एफआर में। और एफआर में मैंने बताया 1100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं अपन आईसीआई, एसएम, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम सबकी बात करें तो, जिसमें से ओनली 292 क्वेश्चन इंक्लूडिंग कैटेगरी सी मैंने बता दिया। यानी अगर आपने ये 290 क्वेश्चन भी अगर ढंग से कर लिए ना, तो एफआर में आप बहुत अच्छे से एग्जामिशन भी स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो एफआर में आपको कैटेगरी ए में रिवीजन वीडियो, कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, कैटेगरी बी में कंसेप्ट नोट्स और क्वेश्चन बैंक, और कैटेगरी सी में सिर्फ क्वेश्चन बैंक। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस क्लैरिफाई कर देता हूँ, सिर्फ May 22 एडिशन वॉल्यूम 1 से मैंने मार्क कराए हैं। जिनके पास पहले वाला कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, फिर वो पुराने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिएगा। ये नए वाले क्वेश्चन बैंक से हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक आप लोगों के पास है और उसमें आप मार्क कर लोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे टॉपिक की कवरेज रखते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ये मत निकाल लेना कि इसमें से हमेशा ही मिलेगा। पिछले 2 अटेम्प्ट में आया है तो आगे भी हो सकता है कि मिल भी जाए आपको इनमें से क्वेश्चन, बट यहाँ से आपकी पूरी कवरेज हो जाएगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। एबीसी एनालिसिस बता दिया मैंने आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दी जो एग्जाम में आपको पेपर देते टाइम ध्यान रखनी है। नोट्स का मैंने आपको बता ही दिया है, वेबसाइट पे आपको फ्री रिसोर्सेज में मिल जाएंगे। और क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको बता दिए हैं कि अभी आउट ऑफ स्टॉक है, एफआर का दोबारा से आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, 3-4 दिन में आ जाएगा और आपको टेलीग्राम पे कम्युनिकेट मैं कर दूंगा। उससे पहले प्लीज़ आप मुझे मैसेज मत करिएगा इसके लिए बार बार कि आउट ऑफ स्टॉक क्यों आ रहा है। इसके बाद
नोट्स वेबसाइट पे हैं। देन रिवीजन वीडियो, लेटेस्ट वाले रिवीजन वीडियो मैंने कुछ चैप्टर्स के डाल दिए हैं। अतुल अग्रवाल के नाम से जो चैनल है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे सारे रिवीजन वीडियो। प्लेलिस्ट बनी हुई है एफआर की, सभी सब्जेक्ट्स की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, एफआर, एसएफएम, एससीएमपी, डीटी सबकी। तो लेटेस्ट वाले मैं डालता जा रहा हूँ। इंडेक्स 102 2-3 दिन में डाल दूंगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन सीएफएस भी मैं पूरी कोशिश करके अप्रैल तक डाल दूंगा। और बाकी जो बच गए चैप्टर यानी कैटेगरी बी वगैरह, तो उसके लिए मैंने जो लास्ट टाइम रिवीजन वीडियो लिया था उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा कैटेगरी बी को। इस बार भी जो रिवीजन मैराथन है वो अपन लेंगे एग्जाम से एक दिन पहले। जो रिवीजन मैराथन होगा तो वो सभी सब्जेक्ट्स का होगा, एफआर, एसएफएम, एससीएमपी, डीटी, जो भी मैं और अतुल भैया पढ़ाते हैं उनका सबका आपका रिवीजन मैराथन होने वाला है। तो उसके आपको एग्जाम से एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो अभी मैं एक बार देख लेता हूँ आप लोगों की कुछ और स्पेसिफिक क्वेरीज वगैरह हो तो। एक बात मैं आपको क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड और बता देता हूँ। जो भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक ऑर्डर कर रहे हैं वो प्लीज़ ध्यान से ऑर्डर करिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं बार बार बताने के बाद भी मोबाइल नंबर गलत डाल रहे हैं। वहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया 10 डिजिट्स का होना चाहिए मोबाइल नंबर। तो 10 डिजिट्स में कुछ स्टूडेंट्स आगे 91 लगाते हैं खुद से। कुछ स्टूडेंट्स क्या है 10 डिजिट की जगह 9 नंबर का मोबाइल नंबर डाल के छोड़ देते हैं। मतलब आप इवन मोबाइल नंबर ढंग से नहीं डाल रहे। एक बच्चे का था मोबाइल नंबर गलत डाल रखा है और फिर मेरे पास मैसेज आता था क्वेश्चन बैंक नहीं मिला। भाई मिलेगा भी नहीं कभी फिर ज़िंदगी में। मोबाइल नंबर गलत डालोगे तो वो पहुंचेगा कैसे, किसको कॉल करेगा, कुरियर वाला कहाँ जाएगा। तो मोबाइल नंबर क्योंकि आप जैसे पंच करते हो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में चढ़ता है, उसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। क्योंकि अगर 20-30 हज़ार बच्चे 40,000 बच्चे जब क्वेश्चन बैंक ऑर्डर करेंगे तो कोई मैनुअल भी चेक नहीं कर सकता कि किसका मोबाइल नंबर सही है गलत है। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट पहले भी करी थी, दोबारा से कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर ढंग से डालिए, 10 डिजिट का ही डालना आपको, ओनली 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, तो ही आपको बुक आपकी जगह पर मिलेगी। कुछ स्टूडेंट ऐसे महान होते हैं जो मोबाइल नंबर ऐसा डालते हैं जिसमें इनकमिंग बंद है। एक बच्चा है जिसकी जो केसेस मैंने खुद ने फेस करे उनका बता रहा हूँ। लिटरली मतलब मेरे पास मैसेज आया सर इतने दिन हो गए बुक नहीं मिली। तो मैंने ठीक है उसका चेक कराया और उसके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो बता रहा है इनकमिंग बंद। वहाँ पे स्टेटस चेक किया डीटीडीसी की वेबसाइट पे कि भाई उसका क्या सीन है, क्यों नहीं मिली। तो वहाँ से आया कि भाई उसका मोबाइल नंबर ही नहीं लग रहा है, अनरीचेबल इनकमिंग बंद आ रही है। तो एटलीस्ट वो मोबाइल नंबर दो जो आपका चालू हो। इनकमिंग बंद वाला मोबाइल नंबर दोगे तो भाई कहाँ से कौन पहुँचाएगा आपको बुक। अब ऐसे ऐसे काम करते हो। एक स्टूडेंट और भी स्पेशल, उसने क्या किया एड्रेस में डाल रहा है मुंबई और अपना पिन कोड। भाई मुंबई में पता नहीं कितने लोग रहते हैं, आपको अकेले को कहाँ ढूंढेगा कुरियर वाला। तो मुंबई में क्या, मुंबई में आपका ही घर थोड़ी ना, हजारों लाखों करोड़ों लोगों का घर होगा मुंबई के अंदर। इतनी मुंबई में अब आपको ढूंढने थोड़ी ना निकलेगा। तो एड्रेस दो, तो एटलीस्ट पूरा एड्रेस तो दो, कैसे पहुंचेगी फिर बुक। एक स्टूडेंट ऐसा भी था, पता नहीं क्या था, बांग्लादेश ढाका का एड्रेस था और पिन कोड दे रहा है राजस्थान का, पता नहीं क्या। फिर बुक जाती है, रिटर्न आती है, फिर बोलते सब बुक मिली नहीं। मतलब वहाँ पे जो आउट ऑफ इंडिया उसके हम अभी ऑर्डर ले नहीं रहे हैं क्वेश्चन बैंक के। पहली बात तो वहाँ अलाउ नहीं है ऑर्डर, क्योंकि उसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है। 1000-1500 रुपये एक बुक पे आराम से चली जाती है। तो इतने की तो बुक ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी हम शिपिंग नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने डाला एड्रेस ढाका का और नीचे पिन कोड दे दिया राजस्थान का, क्योंकि पिन कोड पकड़ेगा नहीं ढाका का। अब कहाँ बुक पहुँचेगी उसको। तो एटलीस्ट ये बातों का आप ध्यान रखो कम से कम ऑर्डर करते वक्त। सीए फाइनल स्टूडेंट हो, कोई बच्चे थोड़ी ना हो, तो एटलीस्ट इन बातों का ध्यान रखो। बार बार मुझे बोलना ना पड़े ये चीज़ें, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता। आप बार बार फिर मुझे मैसेज करोगे, फिर मैं आपको बोलूँ, अच्छा भी नहीं लगता मुझे ऐसी चीज़ें बोलना। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए। एबीसी एनालिसिस अभी सारे आ जाएंगे। एबीसी एनालिसिस अब आपको डेली बेसिस पे मिलते जाएंगे। एसएफएम का प्रिपेयर हो चुका है, एसएफएम का अब मैं लाइव ले लूँगा आप लोगों के साथ। एबीसी एनालिसिस लाइन वाइज आते जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के। ठीक है, तो बस आज का वीडियो फिर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए काफ़ी है इतना। एबीसी एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है, वापस से एक बार दिखा देता हूँ। जिसने नोट नहीं किया हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एबीसी एनालिसिस एफआर का ए कैटेगरी चैप्टर्स हैं ये आपके, टोटल 9 चैप्टर्स इसमें मैंने बताए हैं। बी कैटेगरी में आपको मैंने टोटल 10 चैप्टर्स बताए हैं, ये बी कैटेगरी में है आपकी। और सी कैटेगरी में ये मैंने आपको बाकी रिमेनिंग टोटल बताया है। एबीसी का मतलब मैंने समझा दिया है आप लोगों को, जिनको समझ में नहीं आता एबीसी का क्या मतलब होता है। एबीसी का मतलब होता है सब चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, बस प्रायोरिटी किसको देनी है।
क्योंकि लोगों को यही समझ में नहीं आता, ABC का मतलब समझते हैं, इन्होंने ABC बोल दिया तो इनके अकॉर्डिंग ऐसे ही पेपर आएगा। ऐसा नहीं होता है। ABC का मतलब प्रायोरिटी किस प्रायोरिटी में रिवीजन करना है। छूटे तो भी हमारी C कैटेगरी छूटे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 May 22 एडिशन से कैटेगरी A चैप्टर्स के, कैटेगरी B चैप्टर्स के और कैटेगरी C चैप्टर्स के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देख के चली जाइएगा, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक की। और जिन्होंने खुद ने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं वो खुद वाले क्वेश्चंस देख लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक वापस से बता देता हूँ, May 22 वाले में 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 इज रेलिवेंट, उसमें 5 नंबर का लगभग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है आपको। वॉल्यूम 2 में जो इररेलीवेंट थ्योरी के थे वो मैंने डाले हुए हैं, तो जिसके पास ज़्यादा ही टाइम हो वही देखना, अदरवाइज वॉल्यूम 1 ही आपको पढ़नी है। कंसेप्ट नोट्स पढ़ लीजिएगा और रिवीजन वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा, क्योंकि मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं है पर आप लोगों को फ़ायदा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पे, इसी पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एटलीस्ट ए कैटेगरी वाले आप 2-3 बार बार सुन लीजिएगा, ठीक है। रिवीजन मैराथन अपन एग्जाम से 1 दिन पहले कर लेंगे, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग बता दीजिएगा मैसेज डाल के। तो आज के लिए बस